नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूँ। हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों वर्ग दो। वर्ग दो में यहाँ पर जो आपका मेंस का सिलेबस है, इस मेंस के सिलेबस के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और मेंस के सिलेबस में जो आपका नागरिक शास्त्र वाला पार्ट है भाई, जिसे आप भाई सामान्य तौर पर आप लोग पॉलिटी के नाम से भाई बोलते हो, यहाँ पर जो पॉलिटी वाला पार्ट है, ठीक है। तो पॉलिटी वाले पार्ट में जो आपका भाई संविधान है, संविधान की विशेषताएं क्या है, इसके साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बात, आज का जो टॉपिक है भाई, संविधान की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? संविधान की। इसे पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं भाई कि संविधान क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि भाई संविधान के बारे में क्या है संविधान। चलो, अगर मैं संविधान का भाई यहाँ पर ऐसे संधि विच्छेद के रूप में देखूं तो ये दो शब्दों में टूट जाता है भाई, सम धन विधान। सम धन विधान। यहाँ पर सम का तात्पर्य हम यहाँ पर देखेंगे समान, और विधान का देखेंगे यहाँ पर कानून, अर्थात कैसा कानून? समान कानून। कैसा कानून भाई? समान कानून। संविधान का अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे भाई कैसा कानून? समान कानून। तो भाई यहाँ पर संविधान सभी के लिए समान कानून की बात करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे भाई सम धन विधान, अर्थात कैसा भाई? समान विधान। भाई संविधान को हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण विधि। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विधि। क्या नाम है? महत्वपूर्ण विधि। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर संविधान के बारे में भाई हम परिभाषा देखें कि भाई संविधान की परिभाषा की बात करें भाई, तो संविधान नियमों नियमों या कानूनों का एक नियमों या कानूनों का भाई एक प्रकार का समुच्चय है। ठीक है, क्या है? समुच्चय। इसी के आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो भाई संविधान क्या है? नियमों कानूनों का एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है। ठीक है, इसी के आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? संविधान। संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना? दो, सम धन विधान। सम का अर्थ है यहाँ पे समान, और विधान का अर्थ कानून। संविधान लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर महत्वपूर्ण विधि। ठीक है, तो सर हम संविधान का उपयोग कहाँ? अभी मैंने बोला भाई किसको चलाने में? शासन व्यवस्था को संचालन किया जाता है। ठीक है, और हम यहाँ पर बात करें भाई एक व्यक्ति यहाँ पर, यहाँ एक दार्शनिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है भाई? दार्शनिक का नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु के द्वारा राज्य की परिभाषा दी जाती है। क्या दी जाती है? परिभाषा। यहाँ पर राज्य की तुलना हम किससे भी कर सकते हैं भाई? देश से। ठीक है, किससे? देश से। ठीक है, तो भाई हम बात करें कि अरस्तु ने कहा कि किसी भी देश या राज्य के संचालन में, किसी भी देश या राज्य के संचालन में चार प्रमुख तत्वों का होना आवश्यक है। कितने तत्व हो भाई? कितने तत्व होना चाहिए? चार तत्व। ठीक है, तो अरस्तु ने बोला किसी भी देश या राज्य में, कितने तत्व हो भाई? चार। सर राज्य के लिए कौन कौन से चार तत्व बताया अरस्तु ने? पहला बताया जिसका नाम है, पहले तत्व का नाम है यहाँ पर भूभाग। भूभाग। दूसरा जो है आपका यहाँ पर
जिसका नाम है जनसंख्या, और तीसरा जिसका नाम भूभाग है जनसंख्या, तीसरा जिसका नाम है यहाँ पर सरकार, और चौथा जिसका नाम है संप्रभुता। ठीक है, तो बात करूं भाई, अरस्तु ने राज्य के कितने तत्व बताए? चार। पहला भूभाग, जनसंख्या, सरकार, और चौथा कौन सा? संप्रभुता। भाई हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का पूरा क्षेत्रफल, जनसंख्या होना चाहिए किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी देश में किसी भी देश में या तो भूभाग हो, भूभाग के अलावा क्या हो यहाँ पर? जनसंख्या, फिर क्या हो यहाँ पर? सरकार, और सरकार के बाद क्या होना चाहिए महत्वपूर्ण रूप से भाई? उसमें संप्रभुता। चलो, भूभाग यानी भाई हम बात करें भाई संपूर्ण कौन सा इसका? क्षेत्रफल, ठीक है, वहां पर निवास करने वाली जनसंख्या, और सरकार, यही सरकार, जैसे भाई अलग अलग देश में अलग अलग सरकार होती है, जैसे भाई वर्तमान में भाई भारत की बात करें तो भाई किसकी सरकार है भाई? एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए की। ये भाई यही जिसे आप सामान्य तौर पर बीजेपी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। और इसी सरकार को, ये सरकार किसके अनुसार कार्य करती है भाई? संविधान के अनुसार। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार कार्य करती है। और संप्रभुता का तात्पर्य होगा भाई यहाँ पर कि आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से बाह्य रूप से क्या हो? स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र हो, ठीक है। तो यहाँ पर भाई अरस्तु ने राज्य के कितने प्रमुख तत्व बताए? चार। पहला कौन सा बताया भाई? भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा कौन सा? संप्रभुता। और इसी सरकार के संचालन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? संविधान। और इसी को अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, सम धन विधान, अर्थात इसका अर्थ होगा कौन सा कानून? सभी के लिए समान कानून। कौन सा कानून? समान कानून, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया भाई कि अरस्तु ने भाई कितने राज्य के तत्व बताए? चार। और इन्हीं चार में से एक यहाँ पर हम कौन सा देख रहे हैं? सरकार। और इसी सरकार के संचालन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? संविधान। और आपके टॉपिक में, जो आपका टॉपिक है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि संविधान की, किसकी? संविधान की क्या देखना है हमें? विशेषताएं। क्या देखना है? विशेषताएं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम पूरी की पूरी आपकी क्या पढ़ेंगे? संविधान की विशेषताएं। जैसे भाई अब मैं बात करूं कि भारतीय संविधान, कौन सा संविधान? भारतीय संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। कैसा संविधान है भाई? लिखित संविधान है। कैसे भाई? तो हम यहाँ पर बात करें कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो यहाँ पर देखें हम 22 भाग, 22 भाग और 395 क्या रहे थे भाई? अनुच्छेद। क्या? अनुच्छेद। और 8 क्या रही थी? अनुसूचियां, ठीक है। ये मैं कब की बात कर रहा हूं भाई? जब संविधान बना था तब की। कब की बात कर रहे भाई? संविधान बना तब की, यानी कह सकते हैं हम इसको कौन सा संविधान? मूल संविधान में। मूल संविधान में, यानी यहाँ पर हमें इससे क्या पता चल रहा है कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। और इसके अलावा बात करूं भाई, हम यहाँ पर भारतीय संविधान में लिखित संविधान है। इसके अलावा भाई यहाँ पर भारतीय संविधान में कई सारी विशेषताएं। भारतीय संविधान में किसका प्रावधान है? अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकारों का। किसका? मौलिक अधिकारों का। इसका भाई? मौलिक अधिकारों का। इसके अलावा और भी बात करें भाई नीति निर्देशक तत्वों का, मौलिक कर्तव्यों का, आपकी संघ की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, न्यायपालिका, ये सब आपकी किसके अंतर्गत आएगी? संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत। बस मैं अभी आपके सामने भाई शुरुआत करने जा रहा हूं। ये कुछ यहाँ पर ओवरव्यू था, हमने इसको समझा। चलिए शुरुआत करें हम यहाँ पर। देखिए जैसे भाई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान की विशेषताएं। क्या लिखा हुआ है? विशेषताएं। ये आपके टॉपिक में मेंशन है भाई। हम यहाँ पर देखते हैं भाई, टॉपिक में अलग से मेंशन है कि संविधान की विशेषताएं। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो कि भारतीय संविधान।
अब भाई हम कौन संविधान की बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो भाई भारतीय संविधान कैसा है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। अभी बताया था मैंने कि लिखित संविधान है भारतीय संविधान, यानी संविधान दो प्रकार के, भाई इसके प्रकार होते होंगे। चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से दो प्रकार होंगे। बात करूं मैं यहाँ पर एक लिखित और एक अलिखित। यहाँ पर लिखित संविधान के अंतर्गत सारे आपके अधिकार कर्तव्य स्पष्ट रूप से लिखे हुए रहेंगे, और अलिखित संविधान में यहाँ पर अलिखित या मौखिक संविधान भी इसे आप कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसा पहला कौन सा? लिखित संविधान। लिखित संविधान मैंने भारत का बताया, इसके अलावा कहाँ का भाई? अमेरिकी संविधान। और अलिखित संविधान ये आपके सामने यहाँ पर कहाँ का भाई? ब्रिटेन का। तो लिखित संविधान और एक कौन सा है भाई? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। लिखित संविधान कहाँ का लिख दिया भाई? यहाँ पर जैसे मान अमेरिका में भी लिखित संविधान, भारत में भी कौन सा संविधान है? लिखित। अलिखित संविधान कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, यह बहुत समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है। ठीक है, कैसे भाई? मूल रूप से कब? 1949 में। आप सभी को बता दूं मैं कि 1949 यानी क्यों लिखा भाई 1949? कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को, किसको? संविधान को क्या किया था? अंगीकृत किया था। अंगीकृत मतलब अंगीकृत यहाँ क्या किया था? स्वीकार किया था। क्या किया था? स्वीकार किया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हमने संविधान को स्वीकार किया था। तो 26 नवंबर 1949 के समय भारतीय संविधान में एक क्या थी भाई? प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एक क्या शामिल थी? प्रस्तावना थी। प्रस्तावना का प्रावधान था। इसके अलावा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। अभी बताया था मैंने आपको कि भाई 26 नवंबर 1949 के तहत या 26 नवंबर 1949 में संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा कि भाई जब ये संविधान बना था तब का प्रावधान था, लेकिन भाई भारतीय संविधान में संशोधन होते रहे और आज की स्थिति में, ठीक है, इसमें तो भाई 2019 के अनुसार बताया कि भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद है और 25 भागों में विभक्त किया गया है। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, ये 19 के अनुसार, यानी जो भाग है बढ़कर कितने हो गए भाई? 25। अनुच्छेद कितने हो गए भाई? 470 और भाई 12 क्या हो गई यहाँ पर? अनुसूचियां। क्या हो गई? अनुसूचियां। ठीक है, ये भाई कैसे हुआ? तो संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या देखी भाई? संविधान की विशेषताएं। तो सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। ठीक है, सबसे लंबा किसका संविधान है? लिखित संविधान है। इसे कितने भागों में बांटा गया? 2, लिखित और अलिखित। ठीक है, जैसे अमेरिकी संविधान। ठीक है, और यहाँ पर बात करूं भाई अलिखित की बात करें तो कौन सा? ब्रिटेन का। ठीक है, और भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया? अभी आप लोगों को बताया मैंने, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जब संविधान बना था, मूल रूप से संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। वर्तमान में ये 2019 के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद है, 25 भागों में बांटा गया और कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो ये हमने पहली क्या देखी भाई? पहली संविधान की क्या देख ली हमने यहाँ पर? विशेषता। इसके अलावा देखिए भाई, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण थे भाई। क्या क्या कारण थे कि भारतीय संविधान इतना बड़ा बनाया गया? इतने सारे भाग है, इतने सारे अनुच्छेद, इतनी सारी अनुसूचियां हैं, क्या कारण रहा है? तो पहला कि भाई एक तो इसका कौन सा कारण? भौगोलिक कारण।
भौगोलिक कारण भाई, इतना विस्तृत क्षेत्रफल है भारत का, ये कारण है इसका। और भारत का विस्तार और विविधता, भाई भारत में अनेक प्रकार के भाई धर्म के लोग, जाति के लोग, ठीक है, बहुभाषी लोग, अनेक कई सारी भारत में क्या मिलती है, विविधताएं मिलती हैं, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाई ये भी एक कारण रहा है कि इतना विस्तृत संविधान बनाया गया। आगे बात करें दूसरा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इसके उदाहरण के रूप में हम देखें भाई, भारत शासन अधिनियम 1935। चलो ध्यान से सुनना, भारत शासन अधिनियम 1935 देखो, संवैधानिक विकास में हम देखते हैं कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि भारत की पहला लिखित कानून, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत संविधान में बनाया गया पहला लिखित कानून भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ शुरुआत होती है भाई, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अलग अलग कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि भारत में शासन व्यवस्था का संचालन कर सके। इस हेतु सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर यहाँ पर अलग अलग भाई पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, और यहाँ पर आता है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिकांश भाग, लगभग कहा जाता है 2/3 भाग, 2/3 भाग भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है, ठीक है। कितना भाग भाई, 2/3 भाग। तो ये 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान में शामिल किया गया। एक प्रमुख कारण है कि इतना विस्तृत संविधान है भारत का, इतना बड़ा संविधान है, ठीक है, इतने भाग है, इतने अनुच्छेद है। इसके पीछे एक कारण है कि 1935 के अधिनियम को आधार मानते हुए हमने भाई यहाँ पर 1935 के अधिनियम का हमने कुछ भाग यहाँ पर संविधान में शामिल किया, तो इस कारण हमारा संविधान काफी बड़ा हो गया। फिर एक कारण तो बता ही दिया, भौगोलिक कारण, भारत में अनेक प्रकार की विविधता है, ठीक है। और एक और बात कि केंद्र और राज्यों के लिए भाई भारत में अलग अलग संविधान नहीं है, ठीक है। केंद्र केंद्र सरकार के अधीन, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भारत में सशक्त 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 केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है। और केंद्र और राज्यों के लिए कैसा संविधान है भाई, एकल संविधान है। कैसा संविधान है, एकल, अलग अलग ना होते हुए भाई एकल संविधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का भाई प्रभुत्व रहा। अब देखो ये एक कारण है कि भाई भारतीय संविधान का बड़ा होने का, कि एकल संविधान है, ठीक है। केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए अलग अलग का अलग अलग संविधान नहीं होते भाई। यहाँ पर कैसा संविधान है, एकल संविधान है, ठीक है। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत, अभी बताया था मैंने भाई मौलिक सिद्धांत, बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। तो ये प्रमुख कारण है कि भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों है, ये प्रमुख कारण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आप ये लिख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं भाई, तो एक तो भौगोलिक कारण हो गया, भारत का विस्तार हो गया, विविधता हो गया। ऐतिहासिक कारण में क्या क्या देखेंगे भाई, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जाता है, यह अधिनियम काफी विस्तृत था। केंद्र राज्य के लिए एकल संविधान, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व है, संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। ये भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारण है, ठीक है। अगली विशेषता देखते हैं भाई, तो ये भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है, दूसरी विशेषता, संविधान की ये दूसरी विशेषता है, ठीक है। पहली हो गई भाई, हमने देख ली यहां पर, चलो। तो भाई विभिन्न स्रोतों से विहित भारतीय संविधान, ठीक है, अलग अलग स्रोतों से भारतीय संविधान में कुछ न कुछ प्रावधान लिए गए। जैसे भारतीय संविधान ने अपने आप में अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम के उपबंधों से लिए गए। चलो एक बार फिर देखते हैं हम यहाँ पर, देखो समझना है यहाँ पर कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है,
ठीक है। ये इस संविधान में अलग अलग देशों से स्रोत लिए गए। जैसे बात करूं भाई, संविधान में कौन सा अधिकार है भाई? मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का प्रावधान, मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने कहां से लिया भाई? अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। ठीक है, यानी भाई हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया। इसके अलावा बात करूं जैसे नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है भाई? ब्रिटेन में, ब्रिटेन से। और भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान? एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके अलावा बात करूं भाई नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान हमने कहां से लिया गया भाई? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। और भाई बड़ी बात करें एक और हम यहां पर देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया भाई? रूस से। कहां से लिया प्रावधान? रूस से। इसके अलावा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान यहाँ पर लिए। ठीक है, तो यही बात लिखी है भाई यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है कि भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। इसके अलावा एक बड़ा सोर्स क्या है भाई भारतीय संविधान का? देखो मैं बात करूं, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, यह इस अधिनियम का 2/3 भाग हमने कहा शामिल किया? हमारे संविधान में। कहा शामिल किया है? संविधान में। ठीक है, तो विभिन्न स्रोतों से हमने हमारे संविधान में प्रावधान लिए हैं। ठीक है, आगे हम देखें भाई यहाँ पर संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये ध्यान रखना, भारत का या भारतीय संविधान का जो दार्शनिक भाग है, दार्शनिक भाग मतलब कौन सा? मौलिक अधिकार वाला। ठीक है, मौलिक अधिकार वाला, मौलिक अधिकार वाला भाग, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मैंने अभी आपको बताया मौलिक अधिकार कहां से लिए? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा कहां से लिया गया है भाई? ब्रिटेन से लिया गया है। सारी चीजें भी अभी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। पहला क्या लिखा है यहाँ पर? मौलिक अधिकार। देखो समझते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने कहां से लिया? अमेरिका से। ठीक है, चलो देखते हैं अभी यहाँ पर। तो बात करूं भाई मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार किस भाग में है बताओ तो? अभी बताया था मैंने मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3। किस भाग में है? भाग 3 में। ठीक है, मौलिक अधिकार का भाई 12 से लेकर अनुच्छेद संविधान में है। हाँ भाई है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये प्रावधान हमने मौलिक अधिकार का कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया। अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। ठीक है, अब देखो मौलिक अधिकार कितने हैं आपके? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार? 6। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कौन कौन से सर वो मौलिक अधिकार, चलो अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला पहला मौलिक अधिकार है आपका, ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने,
ठीक है, अब देखते हैं पहला मौलिक अधिकार कौन सा है। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में है ना दोस्तों, ये समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अगर मैं बात करूं भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चौथा, इसके अलावा बात करूं भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा बात करूं मैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। और एक और हम बात करें भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 के 6 मौलिक अधिकार कहाँ शामिल है भाई, संविधान में। बात करूं भाई अनुच्छेद 12 भाई, अगर बात करें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कौन सा प्रावधान मिलेगा आपको भाई, समानता का अधिकार। ठीक है, बात करूं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में आपको कौन सा प्रावधान मिलेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको मिलेगा भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद यहाँ पर 29 और 30 में आपको मिलेगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको मिलेगा 32 में। कहाँ पर, 32 में। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब संविधान बना था, मूल संविधान में 7 प्रकार के यहाँ पर मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक जो संपत्ति का अधिकार है उसे भाई संविधान संशोधन 44 संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। इसलिए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है भाई, 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान में भाई मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया, और हमने देख भी ले यहीं पर कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है भाई, 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है, 6 के 6 आप यहाँ पर नाम देख सकते हो। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम भाई। यहाँ पर ये हमारे मौलिक अधिकार देखा हमने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं भाई, आयरलैंड से लिए गए। और भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग भाई, जैसे बात करें भाई कहाँ से, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका का सिद्धांत, अधिकांश हिस्सा कहाँ से, ब्रिटेन से। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम यहाँ पर। तो भारतीय संविधान में भाई अलग अलग स्रोतों से हमने कुछ प्रावधान शामिल किए। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई यहाँ पर संविधान के अन्य प्रावधान, जैसे भाई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए अन्य। यहाँ से सबसे बड़ा प्रभाव भौतिक सामग्री का स्रोत, देखो अभी मैंने आपको कहा था कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ठीक है, देखो फिर से बता दो भाई, कनाडा से भी हमने कुछ प्रावधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था,
भाई ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान ऐसा भाई अलग से, ठीक है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया भाई? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया भाई। और भाई रूस से अभी मैंने बताया यहाँ पर भाई मौलिक कर्तव्य। फ्रांस से हमने कौन सा लिया प्रावधान? गणतंत्रात्मक ढांचा, ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं भाई दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं, ठीक है। बात करूं मैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। इसके अलावा संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, संघीय व्यवस्था, ठीक है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकाल, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं 1935 के। और संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते, यानी जो संविधान का अधिकांश प्रावधान, ठीक है। यानी मैंने अभी कहा था भाई संविधान में भाई 2/3 भाग, ये आदेश जरा लिखा है मैं तो कितना हूं भाई यहाँ पर 2/3 भाग, ये संविधान का 2/3 भाग जो संविधान है वर्तमान इसका 2/3 भाग कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। हरी बसंत में जैसे भाई संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, ठीक है। और भाई इतनी सब चीजें कहाँ से? 1935। चलो संघीय व्यवस्था क्या हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए समझना आप लोग, है ना। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था है भाई केंद्र सरकार और भाई कौन सी सरकार? राज्य सरकार, ठीक है। लेकिन ये जो पृथक पृथक सरकार है केंद्र और राज्य के लिए, ठीक है। लेकिन भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो राज्य सरकार है वो किसके अधीन काम करती है? केंद्र के अधीन, ठीक है। किसी भी भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। किसी भी राज्य को भारत से अलग या पृथक होने का अधिकार नहीं है। जितने भी राज्य हैं वो केंद्र के अधीन ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। न्यायपालिका की बात करूं भाई, ठीक है, कौन सी भाई? न्याय। संघीय व्यवस्था में भाई केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर भाई काम करती है, ठीक है। और राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अलग होने का प्रावधान नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना आप लोग। अगला कौन सा भाई? न्यायपालिका। तो भारत की न्यायपालिका की मैं बात करूं, किसकी? भारतीय न्यायपालिका, न्यायपालिका की बात करूं मैं तो भाई कैसी है भाई? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत। कैसे भाई एकीकृत? जैसे बात करते हैं हम भाई, सबसे ऊपर यहाँ पर आएगा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधीन कौन सा आएगा? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा आएगा भाई? बात करें हम जिला न्यायालय, तो भारतीय न्यायपालिका किसकी बताओ भाई? एकीकृत, ठीक है ना। राज्यों के लिए पृथक से उच्च न्यायालय वगैरह कुछ भी नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, जो स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, ठीक है। चलो इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर अगला जो शब्द लिखा है भाई क्या है भाई? राज्यपाल। राज्यपाल के पद की मैं बात करूं
देखो राज्यपाल एक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। दो अलग अलग राज्य के लिए, दो अलग अलग राज्य के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। अब सारे राज्यपाल क्या है भाई, अगर मैं बात करूं राज्यपाल की नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये कहाँ पर कार्य करता है भाई राज्यपाल, तो राज्य में, ठीक है। ये क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन भाई, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है भाई, इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्यपाल की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो एक राज्य में एक राज्यपाल हो सकता है, दो राज्यों का संयुक्त राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं भाई। आपातकाल की बात करो भाई, भारतीय संविधान में आपातकाल के भी प्रावधान है, ठीक है। तीन यहाँ पर भारतीय संविधान में आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, भाई राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। देखो समझा देता हूँ भाई, यहाँ पर ये प्रावधान भी भाई कहाँ से लिया हमने, 1935, जैसे आपातकाल की बात करें। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल, ठीक। देखो यहाँ पर अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में कौन सा आपातकाल, वित्तीय। तो तीनों आपातकाल का प्रावधान भाई भारतीय संविधान है, ठीक है। जब देश में युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में कौन सा आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करूँ भाई राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में यहाँ पर भाई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल, जब देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाए तब कौन सा आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान मिलता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग, भाई लोक सेवा आयोग क्या करता है, समझो यहाँ पर। लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं का या अखिल भारतीय सेवा हेतु परीक्षा का आयोजन कराता है, ठीक है। कौन सा भाई, लोक सेवा आयोग। जैसे मैं बात करूं भाई, भारत में आप यूपीएससी के नाम से जानते हो, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये परीक्षाओं का आयोजन कराता है भाई आईएएस आईपीएस, जो आपके अखिल भारतीय सेवाएं उनका, ठीक है। तो ये अधिकतर चीजें हमने कहा से भाई भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए, इसलिए भाई संविधान का जो आधे से अधिक प्रावधान है या तो 1935 के अधिनियम के समान है, या 1935 के अधिनियम के मिलते जुलते यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अगला, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। भारतीय संविधान में नम्यता एवं अनम्यता दोनों, देखो या तो भाई संविधान अत्यधिक कठोर मिलता है, या कैसा मिलता है, एक तो कठोर मिलता है, या कैसा मिलता है, लचीला, लचीला। तो भारतीय संविधान में कठोरता के प्रावधान भी मिलते हैं और लचीलेपन के प्रावधान भी मिलते हैं। कैसे, संविधान को
नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है, कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखो कठोर संविधान में क्या रहेगा, कठोर संविधान वो रहता है जिसमें संशोधन करने के लिए, क्या करने के लिए, संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या करने के लिए, संशोधन करने के लिए। तो इसे क्या कहेंगे, जब हम संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया या आसानी से संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है, विशेष प्रक्रिया क्या हो सकती है, उदाहरण के लिए भाई अमेरिकी संविधान, तो अमेरिकी संविधान कैसा है भाई, कठोर संविधान है। अमेरिका का संविधान कैसा है, कठोर, या इसे ही बोल सकते हो आप भाई कठोर, या एक और नाम हमने अभी देखा क्या भाई, अनम्य, ठीक है। तो कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है, ठीक है, जिसमें आसानी से संशोधन नहीं कर सकते हैं, संशोधन करना भी है, इस हेतु हमको विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भाई हम बात करते हैं लचीला या नम्य संविधान। अगला कौन सा है, लचीला या नम्य संविधान। देखो क्या है लचीला या नम्य संविधान, यानी संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जैसे किसी का आम कानून के निर्माण की हो, ठीक है। यानी भाई एक तो इसमें संशोधन की प्रक्रिया आसान है, बोल सकता हूँ लचीला संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी होगी भाई, आसान होगी, ठीक है। जैसे भाई ब्रिटेन का संविधान, भारत का संविधान। अब भाई हम बात कर रहे थे, देखो कठोर संविधान कहाँ का मिलता, अमेरिका का, और लचीला संविधान कहाँ का, ब्रिटेन का। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि भारतीय संविधान में, भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। यानी भारतीय संविधान में कठोर एवं लचीला दोनों प्रावधान मिलते हैं, और अनुच्छेद 368 में, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनों का प्रावधान है। यानी भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है, भारतीय संविधान में अगर आपको क्या करना है, संशोधन, तो अनुच्छेद किसका उपयोग कर सकते हैं भाई, 368 का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, संशोधन, ठीक है। तो भारतीय संविधान में नम्यता एवं अनम्यता दोनों का समन्वय मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो तीन विशेषताएं देख ली अभी तक हमने। पहली भाई लिखित संविधान है, ठीक है, तो विस्तृत संविधान है, उसका भी कारण है, बताया आपको मैंने, कई देशों से हमने संविधान में प्रावधान लिए हैं, ठीक है, अलग अलग देशों से। इसके अलावा भाई हमने तीसरा देखा है यहाँ पे नम्यता और अनम्यता दोनों का प्रावधान है, ठीक है। देखो जैसे लिखा है कि भाई संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण विशेष बहुमत, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। यानी संसद में जब हमें भाई कोई संशोधन करना है तो इसे लोकसभा और कहां से भाई, राज्यसभा से, कौन सा बहुमत, विशेष बहुमत से हमें पारित करना होगा, ठीक है। उदाहरण दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कितना बहुमत, 2/3, यानी दोनों से, लोकसभा के 2/3 बहुमत से और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है। तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित, और कुछ प्रावधान में संसद को विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से, यानी कुछ में तो दोनों का विशेष बहुमत
और कुछ प्रावधान में भाई दोनों का विशेष बहुमत और साथ ही साथ आधे ज्यादा अधिक राज्यों की अनुमति। जैसे पंचायती राज वाला प्रावधान, पंचायती राज वाले प्रावधान में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित किया गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आधे से ज्यादा राज्यों यानी राज्यों की भी अनुमति यहाँ पर ली गई है। तो यह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो संशोधन भाई विशेष बहुमत अलग अलग सदनों से भाई 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी, ठीक है, संघ के सभी लक्षण विद्यमान है। ठीक है, दो सरकार शक्तियों का विभाजन, दो सरकार मतलब भाई केंद्र और राज्य, शक्तियों का विभाजन भाई संघ सूची, जैसे जैसे भाई शक्तियों का विभाजन भाई संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है भाई। ठीक है, लिखित संविधान है, अभी बताया 22 भाग जब बन रहा तब। ठीक है, 22 भाग 395 8 आज संशोधन 2019 की कंडीशन अलग है, लगभग 25 भाग अभी आपको मैंने बताया अभी। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता हमारे देश में साथियों सर्वोच्च क्या है, तो सर्वोच्च हमारे देश में भाई क्या है, संविधान। संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा संविधान की कठोरता, इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय व्यवस्था आदि। ठीक है, संविधान भाई कठोर, आसानी से संशोधन नहीं कर, अभी बताया 2/3 बहुमत दोनों से, और कुछ कुछ जगह बता आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति भी लेना होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी मैंने बताया था भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका है जैसे भाई सबसे ऊपर भाई उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय। ठीक, एकीकृत भी बोल सकते हैं हम इसको यहाँ पर। और गैर संघीय, क्या लिखा है भाई, गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र। ठीक है, यहाँ पर संघीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं मिलता है, एक केंद्र है भाई, और एक संविधान, भारतीय संविधान राज्यों के लिए पृथक संविधान नहीं, एक ही संविधान, राज्य और केंद्र दोनों एक ही संविधान का पालन। नागरिकता में भी सेम कंडीशन आगे वही लिखा है कि एकल नागरिकता, ऐसा नहीं कि केंद्र की अलग नागरिकता और राज्य की, भारत में भाई एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, केवल हम भाई बोलते हैं कि भाई हम भारतीय हैं, एक ही नागरिकता का प्रावधान है भाई। संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताया, राष्ट्रपति। अखिल भारतीय संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं अभी बताया था भाई। और अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भी अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या आएगा भाई, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीनों चीजें हमको अखिल भारतीय सेवा में मिलती है। ठीक है, न्यायपालिका, आपातकाल के प्रावधान तीनों, ये भाई हमको गैर संघीय यानी ये भाई संघात्मक लक्षण इसमें नहीं मिलते। संघीय व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से मिल रहे भाई, दो सरकारें, संघीय सरकार की स्थापना करते हैं, संघ के सभी लक्षण, संघ के कौन कौन से, दो सरकारें, केंद्र की अलग, राज्य की, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, ये तीन अलग अलग प्रावधान। लिखित संविधान है भारत का, संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर है भाई, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्याय, ये संघीय। और एकीकृत के कौन कौन से प्रावधान भाई, एक सशक्त केंद्र है। ठीक है, या भाई केंद्र के अधीन ही सारा, किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, अलग अलग नागरिकता नहीं है। इसके अलावा बात करूं भाई, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि, ये सारे के सारे भाई यहाँ पर एकात्मक या गैर संघीय व्यवस्था के प्रावधान है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का इसमें क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख किया गया है, देखो अनुच्छेद 1 में क्या उल्लेख है कि भारत का उल्लेख किसी राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसके दो अभिप्राय कि पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है,
कि भाई संघ और राज्य, कि केंद्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है कि भाई राज्य चाहे तो इस केंद्र से अलग हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और किसी भी राज्य को ये लिखा है अलग होने का प्रावधान नहीं है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर संविधान की यहाँ पर कुछ क्या देखी विशेषताएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अभी हमने कई सारी चीजें पढ़ी, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आप सभी लोग न्यू अतुल्य एकेडमी का जो ऑफिशियल ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों की भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हैं। आप एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर सारे चीज़ें यहाँ पर आपको वर्ग 2 के जो मुख्य परीक्षा के लिए जो भी यहाँ पर प्रावधान है, जो भी विषय आप सभी को कंप्लीट करा जाएंगे। जो भी विद्यार्थी वर्ग 2 मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहता है वो न्यू तुल्य एकेडमी के भाई चैनल से जुड़ जाए, और साथ ही साथ न्यू तुल्य एकेडमी का ऑफिशियल ऐप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।